Hello students, class 12th accountancy chapter number next 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन कंपनीज अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर की थ्योरी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज चैप्टर में। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है चैप्टर का, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कंपनी। हम पहले कंपनी की बात करें, क्या होता है। ये एक तरीके से आपका 11th बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इन दोनों ही चैप्टर्स का रिवीजन टाइप हो जाएगा इस चैप्टर में आपका थ्योरी पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी की बात करें। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड थ्रू कंपनीज एक्ट। ओके, सो ये वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है कंपनी, जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। कंपनी के सदस्यों का जो की लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की, वो जनरली लिमिटेड होती है एंड इसकी कैपिटल जो है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। इसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है यानी कॉमन सील होती है, जो कि इसके साइन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ वी टॉक अबाउट एनी डेफिनेशन, सो हम कुछ राइटर्स की डेफिनेशन भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। जस्टिस जेम्स के अकॉर्डिंग कंपनी सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक संघ है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। हैने के अकॉर्डिंग कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। Company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and common seal. Okay, so it is well known that company जो है वो लॉस के थ्रू क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो परपेचुअल सक्सेशन यानी लाइफ टाइम वर्क करने वाली होती है, जिसका वाइंड अप होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है या बहुत ही रेयर होता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कंपनी के लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी जो है, फर्स्ट पॉइंट, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि अपने खुद के नेम से एसेट्स को परचेज एंड सेल कर सकती है, अदर पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, केस भी फाइल कर सकती है। आउटसाइडर पार्टीज़ भी कंपनी पर कंपनी के नेम से केस फाइल कर सकते हैं। ये एक इंटेंजिबल पर्सन है जो कि लॉज के थ्रू क्रिएटेड होता है। इसे एक लीगल पर्सन भी माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज। कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो उनके परचेस किए हुए शेयर्स के प्राइस तक लिमिटेड होती है। दैट मीन्स इफ़ एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, अगर कंपनी अपना पेमेंट करने में अनेबल रहती है, अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटिस्फाई करने में अनेबल रहती है, तो इन दैट केस कंपनी के शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी उसमें सेक्रीफाइस नहीं होती। ओनली शेयर होल्डर्स ने अपने कैपिटल पर जो अमाउंट पे नहीं किया है, उतना अमाउंट के लिए ही शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंशधारियों से पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी फ्रॉम शेयर होल्डर्स।
कंपनी का अपना खुद का एक सेपरेट एंटिटी होती है जो कि टोटली अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है। ओके, दैट मीन्स अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है तो वो कंपनी के नेम से फाइल होता है, कंपनी के ओनर से नहीं या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स से नहीं। एंड इवन कंपनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी कंपनी के नेम से ही साइन होते हैं। ओके, ओनर की लाइफ से कंपनी का लेना देना नहीं होता। नंबर ऑफ ओनर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, या हो सकता है जो मेन ओनर है उसकी डेथ भी हो जाए तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता। कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो शाश्वत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शाश्वत या स्थायी अस्तित्व या परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की जो लाइफ है वो परमानेंट नेचर की होती है। कंपनी के मेंबर्स की डेथ, शेयर्स का ट्रांसफ़र या मेंबर्स का इंसॉल्वेंट होना, इन सब का कोई भी इफ़ेक्ट कंपनी के एग्जिस्टेंस पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इसके पास सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील। कंपनी की जो कॉमन सील है वो उसके सेपरेट एंटिटी का एक साइन है। कंपनी के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो भी लेटर्स जाते हैं, बिल्स वगैरह होते हैं, उन सभी पे कॉमन सील लगती है। और कॉमन सील लगने के बाद कंपनी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती, बट कंपनी की साइन के प्लेस पे कॉमन सील को कंपनी का साइन माना जाता है। ओके, तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के टाइप्स की बात करते हैं हम। कंपनियों के प्रकार में बेसिकली इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। दायित्व के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सदस्यों की संख्या के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स, एंड आकार के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो स्टार्ट करते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी यानी दायित्व के आधार पर, फर्स्ट वन इज सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। ये कंपनीज मेनली 2 टाइप की होती है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एंड गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की हम अगर बात करें तो इस टाइप की जो कंपनी है उसमें हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस अमाउंट तक लिमिटेड रहती है जितना अमाउंट शेयर्स पर उनका अनपेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी पर्सन ने 100 रुपीज़ वैल्यू के कुछ शेयर्स परचेस किए हैं और उस शेयर्स पर उसने 100 में से अभी तक 70 रुपीज़ तक का अमाउंट पे कर दिया है, यानी रिमेनिंग कितना बचा 30 रुपीज़। सो अब उस पर्सन की जो दायित्व है वो 30 रुपये प्रति अंश तक ही है, ठीक है, यानी 30 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग ही उसकी लाइबिलिटी बनती है। अगर वो उस 30 रुपीज़ पर शेयर का भी पेमेंट कर देता है, आफ्टर दैट कंपनी के लिए उसका जो भी लाइबिलिटी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, गारंटी द्वारा सीमित यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस टाइप की जो कंपनी है उसके मेंबर्स ये लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं कि कंपनी के वाइंड अप के टाइम या कंपनी का जब वाइंड अप होगा तो उस कंडीशन में सदस्य जो है, मेंबर्स जो हैं, वो ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कंपनी का वाइंड अप होता है या सदस्यता यानी मेंबरशिप छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर वाइंड अप होती है कंपनी, तो कंपनी के जो भी लोन्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उनका एक फ़िक्स अमाउंट तक वो पेमेंट करेंगे।
जनरली ऐसा नॉर्मल कंपनीज़ नहीं, ऐसा उन कंपनीज़ में होता है जो कि प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के मोटिव से इस्टेब्लिश होती हैं। ठीक है। देन कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, इसका जो सेकंड टाइप है वो है असीमित दायित्व वाली कंपनियां, यानी कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। असीमित दायित्व वाली कंपनी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स कंपनी को लॉस होने की कंडीशन में या लोन पे या लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कंपनी के पास, तो ऐसे में मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, जनरली इस टाइप की कंपनीज बहुत ही कम पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मेन कैटेगरी है सदस्यों की संख्या के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मेंबर्स के नंबर ऑफ मेंबर्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग कंपनीज को जो डिवीज़न किया जाता है उसमें फर्स्ट है निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी दो टाइप की होती है, सामान्य निजी कंपनी यानी जनरल प्राइवेट कंपनी, एंड एक व्यक्ति निजी कंपनी यानी वन मैन ओनरशिप कंपनी। सो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी वो है जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स के ट्रांसफ़र का जो राइट है उस पर उसको बंद करती है, प्रतिबंध लगाती है। कम से कम 2 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेंबर्स तक लिमिटेड रखती है अपने नंबर ऑफ़ मेंबर्स को, एंड अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सेल करने के लिए जो पब्लिक है उसे इनविटेशन नहीं दे सकती है। ठीक है। एंड इस टाइप की कंपनीज जो हैं ये अपने नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करती है कंपल्सरीली। नेक्स्ट है एक व्यक्ति निजी कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग निजी कंपनी को यानी प्राइवेट कंपनी को पर्सन प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी इनकॉर्पोरेट कराया जा सकता है। इसमें एक ही पर्सन ओनर होता है कंपनी का। नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो पब्लिक कंपनी है उसको प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट स्टिल जो पब्लिक कंपनी है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। ओके, सो ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ या एक्ट के थ्रू डिफाइन कुछ अमाउंट तक हो सकती है। इसमें कम से कम 7 पर्सन्स एज मेंबर्स होना कंपलसरी है, एंड पब्लिक कंपनी अपने नेम के एंड में लिमिटेड वर्ड ऐड करती है कंपलसरीली। नेक्स्ट जो इसका टाइप है मेन कंपनी का वो है आकार के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। साइज़ के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम कंपनी को, लघु कंपनी यानी स्मॉल कंपनी एंड बृहद कंपनी यानी लार्ज कंपनी। सो जो स्मॉल कंपनी है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीज़ या 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड जिसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपीज़ नहीं होना चाहिए, या अगर फिक्स कर रखा हो तो 20 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और बृहद कंपनी की अगर हम बात करें तो लार्ज कंपनी वो कंपनी होती है जो कि स्मॉल कंपनी नहीं है, स्मॉल कंपनी से बड़ी है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट कंपनी का निर्माण।
यानी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 वो इसी पे बेस्ड है। ओके, सो कंपनी के प्रमोशन से लेकर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन तक इसे लीगल फॉर्मेट प्रोवाइड करने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पंजीयन कराना पड़ता है, और उसके लिए कंपनी के कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास, जिसमें से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीन्स पार्षद अंतर नियम, संचालकों की सूची यानी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की लिखित सहमति तथा योग्यता अंश लेने संबंधी लिखित स्वीकृति यानी रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय देम। देन प्रबंध अभिकर्ता सचिव व कोषाध्यक्ष के साथ किए अनुबंध, दैट मीन्स जो भी डायरेक्टर, सेक्रेटरी या अकाउंटेंट हैं इन सब के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनकी कॉपी। देन स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन यानी वैधानिक घोषणा की समामेलन से संबंधित सारी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी की जा चुकी है। ओके, यानी स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन दैट मीन्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल हो चुकी है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा है। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं। ओके, थ्रू दिस सबमिशन कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू रहती है, और रजिस्ट्रार जब इन सब फॉर्मेलिटीज़ से सेटिस्फाइड हो जाता है, इन दैट केस वो सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो इशू कर देता है कंपनी के नेम से। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूनतम अभिदान से आशय यानी मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग इफ़ यू टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, ये कैपिटल की वो अमाउंट होता है जिसके बराबर अमाउंट के शेयर को स्टार्ट करने के लिए होता है। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होना चाहिए, जनरली कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड होती है। अब ये अमाउंट कितना होना चाहिए, तो इस अमाउंट को डिसाइड करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि उनका फुलफ़िल होने के लिए अमाउंट मतलब कलेक्ट हो जाना चाहिए। लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल का सफिशिएंट अमाउंट कलेक्ट हो जाए उसके लिए, एसेट्स को परचेस करने के लिए, और एसेट्स को परचेस करने या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, जो भी लोन लिया गया है उसका पेमेंट करने के लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पे कर पाए कंपनी इजीली, उतना एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ओके, वैसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अकॉर्डिंग न्यूनतम अभिदान की राशि निर्गमित पूंजी के 90% के बराबर होनी चाहिए। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो इशूड कैपिटल के 90% के बराबर होनी चाहिए, तभी कंपनी अपने ये हैवी एक्सपेंसेस जो है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ एसेट्स, मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर पेइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, तो इन सब के लिए ऑब्वियसली 90% तो अमाउंट होना ही चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये तो हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इज कंपनी के प्रमुख प्रलेख यानी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ये भी हम 11th में 7th चैप्टर में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सो हम इसे भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Memorandum of Association is the most important document of company because it defines the objectives of a company. Okay,
कंपनी की जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो सब इसके थ्रू मिलती है। इसमें कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी का जो एरिया है, कंपनी क्या वर्क कर सकती है, वो सब चीज़ें डिफाइंड होती है। एंड ये कंपनी के आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन को डिफ़ाइन करने वाला डॉक्यूमेंट होता है। इसमें चेंजेस करना इजीली पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज़ पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो इसमें डिफ़ाइन होते हैं। शेयर्स के इशू करने, उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड रूल्स भी इसमें डिफ़ाइन होते हैं। कंपनी की मीटिंग्स किस टाइप से होंगी उससे रिलेटेड मैटर्स भी इसमें डिफ़ाइंड होते हैं। ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है यानी पार्षद अंतर नियम, इसका जो निर्माण है वो कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होता है। बाय चांस अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्रिएट नहीं करती, जैसा कि इसे क्रिएट करना कंपलसरी नहीं होता, तो उस कंडीशन में कंपनीज एक्ट में एक टेबल ए दिया हुआ है। इसकी जो प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें कंपनी के लिए काफ़ी सारे रूल्स दिए हुए हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट इज़ प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स परचेस करने के लिए एक इनविटेशन लेटर इशू करती है। इस इनविटेशन लेटर को ही प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण बोलते हैं। ठीक है, ये एक टाइप से इनविटेशन है फॉर परचेस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ये जो प्रोस्पेक्टस है ओनली एक पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, एज यू ऑल नोज दैट कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर्स परचेस करने के लिए। ओके, तो ये प्रोस्पेक्टस भी जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं, ओनली पब्लिक कंपनी ही क्रिएट करती है। अब प्रोस्पेक्टस को इशू करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करना। सेकंड थिंग, कंपनी के फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना। थर्ड थिंग, कंपनी में मनी इन्वेस्ट करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना और पब्लिक को ये इंश्योर करना कि उनका जो अमाउंट है वो सेफ़ रहेगा और जिस मोटिव से लिया जा रहा है उसी में इन्वेस्ट होगा। देन प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रोस्पेक्टस में डिफाइंड सारी इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, यानी एक तरह से डिक्लेयर करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेशन की। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है स्थानापन्न प्रविवरण यानी स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। If any company does not publish its own prospectus, then in that case, in place of prospectus, जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया जाता है, that document is known as स्थानापन्न प्रविवरण या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस ये जो डॉक्यूमेंट है, मेन इसको इशू करने का जो मोटिव होता है वो होता है कि कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो उसमें जो डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी है पब्लिक को, वो इंफॉर्मेशन ही शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्म के अंदर फिलअप करके और रजिस्ट्रार के पास सबमिट की जाती है। ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टस में जो चीज़ें डिटेल में पब्लिक को बताई जानी है उन्हीं तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस में शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्म में फिलअप करके रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया जाता है। ओके, तो ये
कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड टू रजिस्ट्रार, ये सब इंफॉर्मेशन हमने अभी तक के वीडियो में देखी। इससे आगे शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, कैपिटल से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। होप सो आपको इतनी थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू।